सभी विद्यार्थियों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश बोहरा, संस्कृत अध्यापक, जीनियस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज कक्षा 10 के लिए एक बहुत ही आसान सा टॉपिक लेके आया हूँ। और ये टॉपिक हम पिछले 2 वीडियो में थोड़ा बहुत कर भी चुके हैं। उस वीडियो के अंदर हमने द्वितीय विभक्ति के कुछ नियम किए थे और वो नियम, उनमें से कुछ नियम रह भी गए थे। वो नियम क्या है? अगला नियम है, जो छठा नियम है, वो है 2 उपसर्ग होते हैं। एक तो होता है अभी, एक होता है नी। इन 2 उपसर्गों के साथ में एक धातु आ जाती है, विष धातु। कौन सी धातु आ जाती है? विष धातु। जैसे प्रवेश होता है ना, प्रवेश शब्द होता है, प्रवेश में प्र उपसर्ग होता है, विष धातु होती है। उसी प्रकार विष धातु में पहले क्या होगा? अभी और नी 2 उपसर्ग आएंगे और मिल करके ये अभिनी शब्द क्या बन जाएगा? अभिनी। और इससे कोई भी जो धातु बनेगी उसके साथ जो भी शब्द आएगा उस शब्द में हमेशा ही कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। जैसे मैंने यहाँ एक वाक्य लिखा है, बालकः गृहम् अभिनि विशते। तो गृहम में अपने को विभक्ति बतानी है, गृहम में विभक्ति बतानी है। एक बात मैं पहले बता देता हूँ कि अभिनि विशते का जो अर्थ होता है वो होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। अभिनि विशते के साथ में गृहम शब्द आ गया। गृहम शब्द में विभक्ति हो जाएगी द्वितीय। कारण तो हम लिख देंगे, विभक्ति तो आ गई, द्वितीय। कारण हम क्या लिखेंगे? अभी प्लस नी प्लस विष धातु, अभी नी विष धातु योगे। ये हमेशा ऐसा ही होगा। अभी नी विष के साथ में जो भी शब्द आएगा उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी? द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी। फिर अपना अंतिम जो नियम है 7वां, ये है कालवाचक और मार्गवाचक। कालवाचक शब्दों में और मार्गवाचक। काल का मतलब होता है समय, ऐसे समय जिनसे हमको क्या होगा? समय का बोध होगा। और ऐसे शब्द जिनसे हमें मार्ग, मार्ग का मतलब रास्ता, इन शब्दों का बोध होगा। उन शब्दों में, उन शब्दों में, शब्दों के योग में नहीं, उन शब्दों में ही द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे बालकः मासम अधीते। मासम का मतलब क्या होता है? महीना। महीना समय हो गया ना, तो मासम शब्द में ही द्वितीय विभक्ति आएगी। क्यों? क्योंकि यह जो शब्द है यह कालवाचक है, और कालवाचक जो भी शब्द होगा उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति ही आएगी। फिर एक मैंने उदाहरण लिखा, नदी क्रोशम कुटिला। नदी क्रोशम कुटिला। क्रोश का मतलब एक कोश होता है और एक कोश में लगभग 2 या 3 किलोमीटर होते हैं। तो क्रोशम शब्द है, यह मार्गवाचक शब्द है। और इसी शब्द के अंदर क्रोशम शब्द में ही कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। तो विभक्ति तो हम क्या लिख देंगे? द्वितीय। कारण हम क्या लिख देंगे? मार्गवाचक शब्देषु, मार्गवाचक शब्देषु। तो ये है कालवाचक और मार्गवाचक। जहाँ कालवाचक शब्द होगा, मार्गवाचक शब्द होगा, वहाँ हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये होती है अपनी द्वितीय विभक्ति। और मैं पहले बता चुका हूँ
प्रश्न में आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उनमें से एक वाक्य के नीचे अंडरलाइन की जाएगी। अपने को उसमें ये बताना है कि उस अंडरलाइन किए गए वाक्य में विभक्ति कौन सी है और उस विभक्ति का कारण क्या है। ठीक है, अब अपनी जो आती है वो है विभक्ति तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति, तृतीय विभक्ति में सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है करण। करण। अब करण क्या होता है कि कर्ता, जैसे आप हैं या मैं हूं, ये कर्ता है, किसी वाक्य में हम कर्ता होंगे। कर्ता जिसकी सहायता से अपना काम करता है, अपनी क्रिया करता है, उसको क्या कहते हैं? करण। जैसे मैं गेंद से खेल रहा हूं, मैं गेंद से खेल रहा हूं, तो मैं यहां क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्रिया कौन सी हो गई? खेलना। और किसकी सहायता से खेल रहा हूं? गेंद से। तो गेंद से आ गया ना, तो गेंद से यहां क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। और संस्कृत में जहां भी कर्ण कारक होगा वहां हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वाक्य लिखा है, स कलमेन लिखती। स में मतलब वह, कलमेन का मतलब कलम, से लिखती मैंने लिखता है। कर्ता हो गया स, लिखती क्रिया होगी कि वह अपनी क्रिया किसकी सहायता से कर रहा है? कलम की सहायता से। कलम की सहायता से कर रहा है, इसकी सहायता से अपनी क्रिया कर रहा है, इसलिए ये कलम क्या हो गया? कर्ण। और कर्ण होने के कारण इसमें विभक्ति कौन सी आ गई? तृतीया। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम विभक्ति कौन सी लिखेंगे? तृतीया। कारण क्या लिखेंगे? कर्ण कारकस्य योगे। फिर इसका दूसरा नियम आता है साथ वाले शब्दों में। संस्कृत में जिनका अर्थ साथ होगा उन सभी शब्दों के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। शब्द कौन कौन से हैं? सह, साकम, सार्धम, समम। सह का मतलब भी साथ होता है, साकम का मतलब भी साथ होता है, सार्धम मतलब साथ होता है, और समम का मतलब भी साथ ही होता है। जैसे रामेण सह सीता वनम अगच्छत। तो रामेण में कौन सी विभक्ति आएगी? रामेण में तृतीय विभक्ति आएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ में सह शब्द जुड़ा हुआ है। सह शब्द जुड़ने के कारण रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। विभक्ति कौन सी लिखेंगे? तृतीया। कारण क्या लिखेंगे? सह शब्दस्य योगे। आई बात समझ में? और भी जैसे पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति, पिता पुत्र के साथ जा रहा है तो सह शब्द आ गया। वहां सह भी आ सकता है, वहां सकम भी आ सकता है, वहां समम भी आ सकता है, वहां सार्धम भी आ सकता है। फिर इसका जो तीसरा नियम, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है, वो है अंग विकार में। अंग विकार में, अंग विकार में, अंग विकार का मतलब होता है किसी अंग का खराब होना। अब मनुष्य के शरीर में बहुत से अंग हैं, जो भी अंग खराब होगा, जो भी अंग विकारित होगा, जब इसकी विभक्ति बनाई जाएगी तो उसी अंग की तृतीय विभक्ति आएगी, उसी अंग में तृतीय विभक्ति होगी। तो इसलिए जो अंग विकारित हो, जो अंग खराब होगा, उसी की तृतीय विभक्ति आएगी। जैसे स नेत्रेण काणः अस्ति, वह नेत्र से, काणा मतलब काणा है, तो अंग जो है वो कौन सा खराब है? वो है नेत्र। इसलिए नेत्र शब्द में तृतीय विभक्ति आएगी, नेत्रेण। विभक्ति कौन सी लिखेंगे? तृतीया। कारण हम क्या लिखेंगे? अंग विकारे। यही बात समझ में? फिर अंतिम जो है इसका महत्वपूर्ण नियम है, आज का अंतिम नियम है अलम शब्द आएगा।
अलम शब्द आएगा। ये अलम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। अलम शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है पर्याप्त और एक होता है समर्थ। अब जहां इसका अर्थ पर्याप्त होगा वहां तो आएगी तृतीया, और जहां इसका अर्थ समर्थ होगा वहां विभक्ति आएगी चतुर्थी। ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है। अलम शब्द पर्याप्त के अर्थ में अलग विभक्ति आएगी, समर्थ के अर्थ में अलग विभक्ति आएगी। तो हम यहां पहले तृतीय विभक्ति कर रहे हैं कि अलम शब्द का अर्थ जब पर्याप्त हो तो वो होता है तृतीय विभक्ति का। जैसे हमने लिखा है अलम विवादेन, अलम विवादेन, तो अलम शब्द आ गया और साथ में विवाद शब्द आ गया। तो विवाद शब्द में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। कारण क्या लिखेंगे? विभक्ति तो हम लिखेंगे तृतीया, कारण हम क्या लिख देंगे? अलम शब्दस्य योगे, क्योंकि जहां भी अलम शब्द होगा वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, अलम कलहेन, कि कलह पर्याप्त है, कलह बंद करो। ठीक है, तो ये हो गया अपना तृतीय विभक्ति के 4 नियम हो चुके हैं। इसके आगे कुछ नियम और हैं, वो हम आगे की क्लास में करेंगे। तब तक आप इसका लगातार बार बार अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।